हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 3 फरवरी और आज की इस क्लास में हम लोग जो कुमार गौरव सर के द्वारा 2 फरवरी 2023 को जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी, उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और डेली सुबह 6 बजे करवाई जाती है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की इस वीडियो में अपने जो लल्लन टॉप क्वेश्चंस रहते हैं वो आज की इस वीडियो में नहीं करवाए जाएंगे, क्योंकि कुमार गौरव सर के द्वारा इस क्लास में केवल और केवल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हो सकते थे वो सभी क्वेश्चंस करवाए गए थे। लल्लन टॉप प्रश्नों जो करवाए जाते थे वे प्रश्न नहीं करवाए गए थे इस वीडियो में। तो मैं जो है आपको इस वीडियो में आपको केवल और केवल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है @time saving क्लास। जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है @time saving क्लास। और जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा लर्न विद एजे के नाम से। उस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और वहां से आप डेली करंट अफेयर्स जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी पीडीएफ वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, अपना यहाँ जो पहला प्रश्न है ये संबंधित है बजट 2023-24 से। तो बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। तो आपको याद रखना है कि जो बजट 2023-24 है इसमें क्या किया गया है, 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं और इनको नाम क्या दिया गया है, सप्तऋषि नाम दिया गया है। अब ये 7 अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, एक एक नाम यहाँ से हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर ये है कि समावेशी विकास। पहली प्राथमिकता क्या है, पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास। दूसरी प्राथमिकता क्या है, अंतिम छोर तक पहुँचना। और तीसरी प्राथमिकता क्या है, अवसंरचना एंड निवेश। और चौथी प्राथमिकता क्या है, युवा शक्ति। पांचवी प्राथमिकता क्या है, हरित विकास। और छठी प्राथमिकता क्या है, क्षमता को उभारना। और सातवीं प्राथमिकता क्या है, वित्तीय क्षेत्र। तो इस बार बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं जिनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। ये सभी नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगर हम बात करेंगे बजट 2022-23 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो बजट 2022-23 है ये कब पेश किया गया, ये 1 फरवरी को पेश किया गया। कब, 1 फरवरी को पेश किया गया है। यहाँ पर 22-23 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 23-24। क्या होगा, यहाँ पर होगा 23-24। तो बजट 2023-24 जो है ये कब पेश किया गया, ये 1 फरवरी को पेश किया गया है। और ये किसने पेश किया है, तब आपको बताना है कि ये निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया, निर्मला सीतारमण के द्वारा। और निर्मला सीतारमण जी ने ये जो अपना बजट पेश किया है कौन सी बार पेश किया है, 5वीं बार पेश किया है। अच्छा देखो, यहाँ पर लिखा है कि निर्मला सीतारमण जी ने कौन सी बार में बजट पेश किया है, 5वीं बार बजट पेश किया है। अब यहाँ से एक बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा जाता है स्टैटिक जीके का कि सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है। तो सर्वाधिक बार अगर बजट की बात की जाएगी तो सर्वाधिक बार बजट जो है ये मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया। कितनी बार, 10 बार। ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है कि सर्वाधिक बार जो बजट है किसने पेश किया है, मोरारजी देसाई जी ने पेश किया। कितनी बार, 10 बार। उसके बाद में जो बजट 2023-24 जारी किया गया है ये अमृत काल का पहला बजट है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और जो अमृत काल की अवधि है कितनी है, अमृत काल की अवधि है 25 वर्ष। कितनी है, 25 वर्ष। और उसके बाद में यहाँ पर और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं बजट 2023-24 से रिलेटेड। तो आप लोगों को पता होगा कि जो नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य है कौन से वर्ष को लक्ष्य रखा गया है, वर्ष 2070 को। और इसी टारगेट को पाने के लिए बजट 2023-24 में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं।
ये योजनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले गोवर्धन योजना है। ये जो गोवर्धन योजना है, अवशिष्ट से आमदनी तैयार करना, ये क्या है? गोवर्धन योजना है, इसको शुरू किया गया। और अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है। इसमें क्या किया जाएगा? रामसर साइट्स का संरक्षण किया जाएगा। और भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? रामसर साइट की संख्या है 75। पीएम प्रणाम योजना, पीएम प्रणाम योजना जो है ये क्यों शुरू की गई है? भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू की गई है। और मिष्टी योजना, मिष्टी योजना क्यों शुरू की गई है? मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए इसको शुरू किया गया है। तो ये जानकारी यहाँ से आपको याद रखनी है। उसके बाद में यहाँ पर एक वर्ड आया है रामसर साइट। रामसर साइट से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो भारत की पहली रामसर साइट थी कौन सी थी? तो भारत की पहली रामसर साइट थी चिल्का झील। कौन सी थी? चिल्का झील थी। और ये चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील के मध्य में एक नलवाना पक्षी अभ्यारण्य भी स्थित है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो नलवाना पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ स्थित है? तब आपको बताना होगा कि जो नलवाना पक्षी अभ्यारण्य है ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में। और उड़ीसा में कहाँ पर? चिल्का झील के मध्य में क्या स्थित है? नलवाना पक्षी अभ्यारण्य। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है रामसर साइट से रिलेटेड। ये जो रामसर नाम का स्थान है ये कहाँ है? ये रामसर का जो नाम का स्थान है ये ईरान देश में है। कहाँ है? ईरान में है। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान। अब एक फैक्ट यहाँ से आपको और याद रखना है रामसर से रिलेटेड। वो फैक्ट क्या है? रामसर समझौता। रामसर समझौता कब हुआ था? तब आपको बता देना है कि जो रामसर समझौता है ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ था। और इसीलिए 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये जितनी भी जानकारी हमने आपको अलग से बताई है ये सब कुछ आपको पता होना ज़रूरी है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो 3 लाख तक की जो आय होगी उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगर 3 लाख से 6 लाख के बीच में आय है तब आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 6 से 9 लाख के बीच में आय है तब 10% टैक्स देना पड़ेगा। 9 लाख से 12 लाख तक की आय है तब 15% टैक्स देना पड़ेगा। और 12 लाख से 15 लाख तक की आय जिसकी है उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और जिसकी आय 15 लाख से अधिक है उसको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। ये बहुत ही आसान याद रखना है, बहुत ही आसान है। कैसे याद रख सकते हैं? देखो 5%, 5 में 5 जोड़ा 10%, फिर 5 जोड़ा 15%, फिर 5 जोड़ा 20%। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अगर 15 लाख से अधिक आय है तो कितना प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा? 30% टैक्स देना पड़ेगा। और इधर भी डिफरेंस कितने कितने का है? 3-3 का। 3-3 6, 6-3 9, 9-3 12, 12-3 15। तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस है और इधर कितने का डिफरेंस है? 5-5 का हर बार गैप किया गया है। उसके बाद में बजट से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके के पोर्शन के 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि जो पहली बार बजट है किसने पेश किया था? पहली बार जो बजट है किसके द्वारा पेश किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। अगर पूछ दिया जाए कि कब पेश किया गया था तब बताना है कि 1960 में। कब? 1960 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कितने लोगों ने बजट पेश किया था? तो इनके नाम हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इन 3 लोगों ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। और सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया था? मोरारजी देसाई ने। किसने? मोरारजी देसाई ने। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है त्रिशक्ति प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास। त्रिशक्ति प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल में। और अगर पूछा जाए कि आयोजन किसने किया है तब आपको बताना है कि आयोजन भारतीय सेना ने किया है। और कब से कब तक इसका आयोजन किया गया है त्रिशक्ति प्रहार का? तो 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया है। और ये जो अभ्यास है कैसा अभ्यास है? ये एक प्रकार का प्रशिक्षण अभ्यास है। तो ये 4 फैक्ट यहाँ से आपको याद रखने हैं।
आयोजन हुआ पश्चिम बंगाल में, आयोजन किया है भारतीय सेना ने, आयोजन कब से कब तक किया है 21 जनवरी से 31 जनवरी तक, और कैसा अभ्यास है, ये एक प्रशिक्षण अभ्यास है। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? यहाँ के राज्यपाल हैं सीवी आनंद। अब ये जो राज्यपाल हैं इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे इनसे पहले कौन थे? जगदीप धनखड़ थे, और उनको अब क्या बना दिया गया है? उनको बना दिया गया है भारत का उपराष्ट्रपति। यानी कि यहाँ के राज्यपाल का जो पद है खाली हो गया, तब क्या उसको राज्यपाल बनाया गया? सीवी आनंद को राज्यपाल बनाया गया, इसलिए ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एमफेक्स अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एमफेक्स जो अभ्यास है इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया है। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास का आयोजन किया गया राजस्थान में। और ये जो साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास है कौन कौन से देशों के बीच हुआ है? भारत और मिस्र के बीच हुआ है। और ये जो अभ्यास है पहली बार हुआ है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो अभ्यास है पहली बार हुआ है, तो ये एक्सरसाइज जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो ट्रोपेक्स अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ट्रोपेक्स अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया है। और ये जो अभ्यास है नौसेना के द्वारा किया गया सबसे बड़ा अभ्यास है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नौसेना के द्वारा क्या है? नौसेना के द्वारा किया गया ये सबसे बड़ा अभ्यास है, इसलिए इसका नाम और इसका आयोजन कहाँ किया गया आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड। तो यहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है? तब आपको याद रखना है कि जो भारतीय तटरक्षक बल है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1978 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक बल का? 1 फरवरी को। कब? 1 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक बल के हेड कौन हैं? तब आपको बता देना है वीरेंद्र सिंह पठानिया हैं। कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और 2023 में इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 2023 में इसका 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर आपको याद रखना है। भारतीय तटरक्षक बल का ध्येय वाक्य क्या है? भारतीय तटरक्षक बल का ध्येय वाक्य है वयम रक्षाम। तो दोस्तों यहाँ से आपको 6 प्रश्न याद रखने हैं। ये 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रश्न, स्थापना कौन से अधिनियम के द्वारा हुई? 1978 के अधिनियम के द्वारा। स्थापना दिवस कब मनाता है भारतीय तटरक्षक बल? 1 फरवरी को। हेड कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। 2023 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 47वां स्थापना दिवस। ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य है वयम रक्षाम। उसके बाद में डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। डीआरडीओ के वर्तमान समय में हेड कौन है? समीर कामत हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग के वर्तमान हेड कौन हैं? यानी कि प्रधानमंत्री। क्योंकि जो नीति आयोग है इसके हेड कौन होते हैं? इसके हेड प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो इसके वर्तमान हेड कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? देखो, अध्यक्ष तो हो गए प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो सुमन के बेरी हो जाएंगे। कौन? सुमन के बेरी। और नीति आयोग के सीईओ पूछेगा तो नीति आयोग के सीईओ हो जाएंगे परमेश्वर अय्यर। कौन? परमेश्वर अय्यर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों का सरलीकरण किया है। भारत में इसे कब वैध किया गया था? तो निष्क्रिय जो इच्छा मृत्यु है इसको भारत में कब वैध किया गया था? इसको वैध किया गया था वर्ष 2018 में। इच्छा मृत्यु को क्या कहते हैं? इच्छा मृत्यु को यूथेनेसिया कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो हो जाएगी एक्टिव और एक हो जाएगी पैसिव, यानी कि सक्रिय इच्छा मृत्यु और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। सक्रिय इच्छा मृत्यु में क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अगर इच्छा मृत्यु चाहता है तो उसको क्या किया जाता है? लीथल इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद में उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और इस प्रकार की जो सक्रिय इच्छा मृत्यु वाली प्रक्रिया है कहाँ लागू है? स्विट्जरलैंड में लागू है, लेकिन इंडिया में बैन है।
इंडिया में कौन सी लागू है? इंडिया में जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु लागू है। इसमें क्या होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को असाध्य बीमारी हो जाती है, किसी भी व्यक्ति को असाध्य बीमारी हो जाती है तो उसको क्या किया जाता है, जीवन रक्षक जो उपकरण होते हैं उसको उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं। अगर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं तो उनको हटा लिया जाता है और उसके बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की मृत्यु को क्या कहते हैं, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं। और सक्रिय इच्छा मृत्यु के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच कौन से केस में बैठी थी? तो ये हो जाएगी केशवानंद भारती केस 1973 में। कितने जजों की बेंच थी? ये 13 जजों की बेंच थी। और प्रश्न आपसे यहाँ से यही पूछा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी उसमें कितने जज थे? उसमें 13 जज थे। कितने थे? 13। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ऐसा कौन से केस में कहा गया था? तो केशवानंद भारती केस में कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट है, ऐसा कौन से केस में कहा गया? ऐसा कहा गया पुट्टा स्वामी केस में। और निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 21 में है। समलैंगिकता अपराध नहीं है, ये कौन से केस में कहा गया था? ये कहा गया था नौतेज कौर केस में। किसमें? नौतेज कौर केस में। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत यात्रा वर्ष 2023 जो अभियान है इसको किसने प्रारंभ किया है? इसको प्रारंभ किया है जी किशन रेड्डी ने। और जी किशन रेड्डी कौन है? पर्यटन मंत्री हैं। कौन है? पर्यटन मंत्री हैं। और इसका उद्देश्य क्या है इस अभियान को प्रारंभ करने का? तो पर्यटन को बढ़ावा देना। क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना। और ये किसके दौरान शुरू किया गया है? G20 की अध्यक्षता के दौरान शुरू किया गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो G20 2023 की बैठक है कहाँ हो रही है? G20 2023 की बैठक हो रही है भारत में। कहाँ पर? G20 2023 की जो बैठक है ये भारत में हो रही है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम हो जाएगी वसुधैव कुटुंबकम। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि G20 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। G7 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। ब्रिक्स 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? ब्रिक्स 2022 की बैठक हुई थी चीन में। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है SCO 2023। तो SCO 2023 की बैठक कहाँ होगी? ये भारत में होगी। और क्वाड 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? क्वाड 2022 की बैठक हुई थी टोक्यो में। ये जो क्वाड संगठन है इसमें कितने मेंबर हैं? इसमें हैं 4 मेंबर। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा भारत, फिर हो जाएगा जापान, फिर हो जाएगा अमेरिका, और फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश इसमें शामिल हैं। और इन्हीं चारों देशों के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम क्या है? मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति भूषण से रिलेटेड। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो शांति भूषण जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। निधन इनका कितने वर्ष की उम्र में हुआ है? 97 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? तब आपको बताना है कि ये वकील क्षेत्र, यानी कि इनका पेशा क्या था? इनका पेशा था वकालत। ये कानून मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण निधन लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला नाम यहाँ पर लिखा है दिलीप महालनोबिस। दिलीप महालनोबिस जी का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? ये चिकित्सक थे। इन्हीं के द्वारा ORS घोल की खोज की गई थी। ORS घोल की खोज किसने की थी? दिलीप महालनोबिस ने। बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी जी का भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध कौन से क्षेत्र से था? तो ये थे वास्तुकार। और रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे दिया गया? बालकृष्ण दोषी को। 2018 का प्रित्जर प्राइज है किसे दिया गया? ये बालकृष्ण दोषी को दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल के तहत
पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका नागालैंड के साथ में। नागालैंड की बात आई है तो नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड की जो स्थापना है ये हुई थी 1 दिसंबर के दिन। 1 दिसंबर के दिन इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 1 दिसंबर को ही कौन सा उत्सव मनाते हैं? हॉर्नबिल उत्सव की शुरुआत 1 दिसंबर से होती है और ये कितने दिनों तक चलता है? ये 10 दिनों तक चलता है। पाम ऑयल कंट्री के नाम से किसे जाना जाता है? नाइजीरिया को जाना जाता है। किसे? नाइजीरिया को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। आरोहिणी पहल जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसको कहाँ शुरू किया गया? इसको लखनऊ उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया? 1 फरवरी 2023 को। क्यों शुरू किया गया है? तो आपको बताना है कि कस्तूरबा गांधी स्कूल की छात्राओं को ट्रेनिंग देने के लिए इसको शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाना। उसके बाद में आपको बताना है कि ये जो आरोही पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम है कितने चरणों में पूरा होगा? तब आपको बता देना है कि ये 3 चरणों में पूरा होगा। पंचामृत योजना कौन से राज्य की है? ये उत्तर प्रदेश की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा देना, गन्ने के उत्पादन को बढ़ाना। पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? ये रामपुर में बनकर तैयार हुआ है और रामपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कल्पना चावला जी से संबंधित। इनकी अभी हाल ही में 1 फरवरी 2023 को पुण्यतिथि मनाई गई है। ये तो हो गया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। और उसके बाद में अगर पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था करनाल में, और करनाल कहाँ है? हरियाणा में है। ये जो है पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी और इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था वर्ष 2003 में। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।